एफआईआर रजिस्टर्ड न होने पर हम आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एफआईआर फाइल कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें समझना होगा रिट ऑफ मैंडेमस को। तो मैं हूं मोनिका सचदेवा और आप देख रहे हैं टारगेट जुडिशरी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ रिट जिसका नाम है मैंडेमस। मैंडेमस एक लैटिन टर्म है जिसे हम हिंदी में परमादेश और इंग्लिश में वीक कमांड कहते हैं। देखिए, क्योंकि इसका मतलब है वीक कमांड, तो हमें यह भी समझना होगा कि ये कमांड कौन देता है और किसे दी जाती है, और साथ ही साथ इसका पर्पस क्या है। देखिए, ये कमांड दी जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ये कमांड आर्टिकल 32 के अंडर दे सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर। ये कमांड किसे दी जाती है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आते हैं आपके कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, पब्लिक अथॉरिटीज। एक्चुअली ये जो कोर्ट है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट वाली कोर्ट्स हैं। तो हाई कोर्ट इन कोर्ट्स को कमांड दे सकता है। पर अब क्वेश्चन ये है कि इन सबको कमांड किस चीज के लिए दी जाती है। तो बेसिकली अगर ये कोर्ट, ट्राइब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटीज अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते हैं, ऐसी ड्यूटी जिसको परफॉर्म करने के लिए ये बाउंड थे और उनको ये फुलफिल नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन्हें आदेश दे सकता है कि उस ड्यूटी को पूरा किया जाए। तो बेसिकली इस रिट का पर्पस है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स और पब्लिक अथॉरिटीज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिट ऑफ मैंडेमस क्या है। अब हमें ये जानना है कि सबसे पहले रिट ऑफ मैंडेमस कहाँ और कैसे इस्तेमाल की गई थी। तो इसका फर्स्ट इंस्टेंस हमें देखने को मिलता है 1615 में। इसमें क्या हुआ था, एक्चुअली एक कॉरपोरेशन और मेयर ने बिना किसी रीजन के एक मजिस्ट्रेट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया था। तो जब वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि आई हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द कॉरपोरेशन विदाउट एनी रीजन, तो कोर्ट ने उस कॉरपोरेशन और मेयर से शो कॉज करने के लिए कहा, मतलब कॉज देने के लिए कहा कि आखिर उनको वहां से उनकी पोजीशन से क्यों डिस्प्लेस किया गया है। पर कॉरपोरेशन और मेयर ऐसा कोई कॉज नहीं दे पाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कमांड किया कि उस मजिस्ट्रेट को उनकी पोजीशन रिस्टोर करवाई जाए। तो ये था फर्स्ट इंस्टेंस जिसमें रिट ऑफ मैंडेमस यूज की गई थी। नाउ वी नीड टू सी कि व्हाट वाज द condition of this, or we can say कि what was the position of writ of mandamus before we had Indian Constitution। तो हम अब इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले की बात करें, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर 1773 में ही दे दी गई थी। एक्चुअली आप जानते होंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी और तभी ही इसको एम्पावर कर दिया गया था रिट्स को इशू करने के लिए। हम देखते हैं कि 1877 में जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पावर थी रिट्स इशू करने की, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक पर्टिकुलर ऑर्डर से। ठीक है, तो तब वहां पे ये रिट्स इशू वाली पावर को हटा दिया गया था। पर कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, यानी कि आप जानते हैं कि 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो उसके बाद एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आया जिसने इस पूरे एक्ट को ही रिप्लेस कर दिया और फिर से ये जो रिट्स वाली पावर थी ये स्टार्ट हो गई। मतलब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये एक हम कह सकते हैं कि रिन्यू हो गई ये पावर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये रेमेडी प्रोवाइड कर दी गई थी रिट्स को इशू करने वाली, और उसको इफेक्टिव कंसीडर किया जा रहा था अगर हम इससे कंपेयर करें तो रिट्स को इशू करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी पावर है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देता है। और हमने ये समझकर ये भी जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ये रिट्स किस तरह से, मतलब क्या ये पावर थी
कोर्ट्स के पास या नहीं थी, और अगर थी तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर मैं आपको रिट ऑफ मैंडेमस के कुछ एग्जाम्पल दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैंडेमस कौन किसको इशू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, ये जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है, ये रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सकता है किसी इनकम टैक्स ऑफिसर पर। अगर हम बात करें म्युनिसिपैलिटीज की, तो म्युनिसिपैलिटीज को जो कोर्ट्स हैं वो म्युनिसिपैलिटीज को ये कमांड इशू कर सकती हैं कि वो अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल करें। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि रिट ऑफ मैंडेमस कोर्ट्स कैसे इशू करती हैं और किन किन अथॉरिटीज को किन रीजंस के लिए इशू की जाती है। इसी वीडियो में हम अभी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं कि किन किन कंडीशन में रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जाती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हैं जिनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है अगर हम रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, वो भी स्पेशली रिट ऑफ मैंडेमस। तो आइए देखते हैं कंडीशंस क्या हैं। सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंडीशन है कि जो एप्लीकेंट है, यानी कि जो रिट पिटीशन फाइल कर रहा है, उसका लीगल राइट होना चाहिए। ये लीगल राइट किस चीज के लिए होना चाहिए? ये लीगल राइट होना चाहिए इस चीज के लिए कि जो पब्लिक ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे, मतलब उससे ही कोई उसका लीगल राइट फुलफिल होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका एक लीगल राइट है कि आपको आधार कार्ड बनवाना है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी रेस किया था। तो अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है और आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, पर और ये आपका लीगल राइट भी है, तो अगर आपका ऑफिशियल जिसके पास आप जाते हैं, पब्लिक ऑफिशियल, उसकी ड्यूटी बनती है वो आपको ये सब करके दे और वो नहीं करके देता है, तभी आप रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं। तो मतलब आपका लीगल राइट होना चाहिए वो, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, तो यहाँ पे वर्ड लिखा है डिस्क्रिशन। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर डिस्क्रिशन है, मतलब उस पब्लिक अथॉरिटी की, कोर्ट्स की, ट्राइब्यूनल्स की अगर डिस्क्रिशन है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने की, तब रिट ऑफ मैंडेमस फाइल या पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती है। इट मीन्स दैट अथॉरिटी मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। यहाँ डिस्क्रिशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये भी एक एसेंशियल कंडीशन है इस रिट को, इस पिटीशन को फाइल करने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है ड्यूटी अरोज फ्रॉम एन एग्रीमेंट, ठीक है। और वो एग्रीमेंट अगर डिस्प्यूटेड होता है, मतलब कि अगर ड्यूटी अराइज हो रही है किसी एग्रीमेंट से, पर वो एग्रीमेंट अपने आप में ही डिस्प्यूटेड है, उसकी वैलिडिटी अभी तक फाइनल नहीं हुई है कि वेदर इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट और नॉट, तो उस केस में वो ड्यूटी भी यहाँ परफॉर्म नहीं करवाई जा सकती है। रिट ऑफ मैंडेमस ऐसे केसेस में इशू नहीं होती है। देखिए, हमें ये याद रखने के साथ साथ कि रिट ऑफ मैंडेमस को फुलफिल करने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, हमें ये भी याद रखना होगा कि किन कंडीशन में मैंडेमस इशू नहीं होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि वो ड्यूटी अगर यहाँ से अराइज नहीं हुई, यानी कि एक डिस्प्यूटेड अग्रीमेंट से अराइज नहीं हुई, तो वो आखिर किससे अराइज होनी चाहिए? वो ड्यूटी अराइज होनी चाहिए किसी स्टैट्यूट से या फिर कॉमन लॉ से, ठीक है। तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि ड्यूटी कहाँ से अराइज हो रही है। वो ड्यूटी का फुलफिल होना भी जरूरी है। अगर फुलफिल नहीं होती है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर इशूइंग दिस रिट। Okay, now let's come on another condition. The next condition is कि जो ड्यूटी है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? ड्यूटी का नेचर पब्लिक होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑफ पब्लिक नेचर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसके कोई एक्सेप्शंस भी हैं, हमें वो भी जानने होंगे। तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं टू मेजर केस लॉज को। तो फर्स्ट केस लॉ का नाम है प्रेगर टूल्स कॉर्पोरेशन वर्सेस सीबी इमैनुअल AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट। तो ये वाला जो केस है ये तो पर्टिकुलरली इसी पॉइंट के लिए है कि ड्यूटी पब्लिक नेचर की होनी चाहिए।
एक्चुअली इस केस में क्या होता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी का कॉल्यूजन होता है प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ, तो उस केस में रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जा सकती है। तो इट इज अ वेरी सिंपल केस। इसमें आपको क्लियरली ये पता चलता है कि अगर पब्लिक नेचर की ड्यूटी है इसकी, किसी भी कोर्ट की, ट्राइब्यूनल की, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की, ठीक है, तो उस केस या पब्लिक अथॉरिटी की, तो ऐसे केसेस में आप रिट ऑफ मैंडेमस इशू करवा सकते हैं। पर इसमें एक और केस भी है, रमन एंड रमन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1959 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हेल्ड होता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जिनके पीछे कोई भी स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को रिट ऑफ मैंडेमस इशू करवा के फुलफिल नहीं करवाया जा सकता है। पर हम देखते हैं कि इन दोनों बातों का एक एक्सेप्शन है। जैसे कि होता क्या है कि हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में सुना होगा, जिसके थ्रू एग्जीक्यूटिव को पावर मिल जाती है लॉज बनाने की। तो मान लीजिए कि स्टैट्यूट में ऐसे कुछ लॉज नहीं है, पर एग्जीक्यूटिव ने कुछ लॉज बनाए हैं जो कि सिटीजन को एक राइट देते हैं और अथॉरिटीज को के ऊपर एक अथॉरिटीज को बाउंड करते हैं किसी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, और उस केस में वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट जाया जा सकता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि मान लीजिए कि कोई रूल है जो डीएम ने निकाला है, ठीक है, वो रूल हमको या आपको एक राइट देता है, और मान लीजिए कि उसी के साथ, क्योंकि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ ड्यूटी, तो अगर आपको राइट मिला है तो किसी पब्लिक अथॉरिटी को या ऑफिशियल को उसके फुलफिल करवाने के लिए उसकी ड्यूटी भी जरूर होगी। अगर वो ड्यूटी फुलफिल नहीं करता है तो ऐसे केसेस में भी, क्योंकि वो रूल भी किसी स्टैट्यूट के द्वारा उसके पीछे कोई उसका फोर्स नहीं है, तब भी हम ऐसे रूल को कोर्ट में जाकर परफॉर्म करवा, ऐसे ड्यूटी को कोर्ट में जाकर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये था कि इस पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, इसके साथ मैंने आपको दो केस लॉज बताए और साथ ही साथ इसका एक्सेप्शन भी बताया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कि द राइट मस्ट बी सबसिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ पिटीशन, यानी कि जिस दिन रिट पिटीशन फाइल की गई है उसी दिन, मतलब उस दिन भी वो राइट सबसिस्ट कर रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस समय वो राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द इशुएंस ऑफ रिट ऑफ मैंडेमस। तो इसके साथ एक और पॉइंट है कि जो भी आपका वो राइट है जो जिसका फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वो राइट ऐसा नहीं होना चाहिए, या इंजरी जो हो वो उसका एंटिसिपेशन ऑफ इंजरी नहीं होना चाहिए बेसिकली, कि आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपका राइट इन्फ्रिंज हो जाएगा अगर वो ड्यूटी फुलफिल नहीं हुई। पर इस बात का भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पारित हुआ है। अब जो ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी ऑर्डर आया है पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और आपको लगता है कि इससे पहले कि आपका उस ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने पर कोई राइट वायलेट हो, आपको कोर्ट जाना चाहिए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को एक्सरसाइज कर सकते हैं, वहां आप रिट ऑफ मैंडेमस भी इशू करवा सकते हैं। सो दिस वाज एन एक्सेप्शन टू द पॉइंट कि ये जो इंजरी है वो आप एंटिसिपेट नहीं करेंगे, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए जब आप रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देकर समझाती हूँ इसका, ये वाले पॉइंट का, ये जो पब्लिक नेचर वाला हमने पॉइंट पढ़ा, इसमें क्या है कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 320 है, ठीक है, 320 का सब क्लॉज 3, जो कि ये एम्पावर करता है कि मतलब उसमें दिया गया है कि अगर कोई भी मजिस्ट्रेट को मतलब निकाला जाता है, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है, स्पेशली जब यूपीएससी के अगर कोई अंडर अपॉइंट किया गया था तब, तो यूपीएससी से कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। पर अगर कंसल्ट नहीं किया जाता तो अब ये उसकी उस मजिस्ट्रेट की ये लीगल राइट नहीं है।
ये उसका लीगल राइट नहीं है कि वो उसको जाकर मतलब कोर्ट में ये रिट इशू करवाए, रिट ऑफ मैंडेमस, जिसके थ्रू वो ये कहे कि कोर्ट ऐसा आदेश दे कि यूपीएससी को कंसल्ट करने के बाद ही उसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि जिनका फुलफिल होना बहुत जरूरी है रिट ऑफ मैंडेमस को फाइल करने से पहले। तो आई होप आपको कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें बहुत डीपली समझना होगा। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो रिट ऑफ मैंडेमस क्राउन के अगेंस्ट इशू नहीं की जाती, पर अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके ये इनको देखकर हमें पता चलेगा कि रिट ऑफ मैंडेमस इंडिया में किन किन लोगों के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है। पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आप ये रिट इशू नहीं कर सकते हैं। दूसरा गवर्नर। तीसरा है ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिसर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, जिनमें पावर वेस्ट करती है। अब इनके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू किस लिए नहीं की जा सकती? अगर ये पार्लियामेंट का या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर के कंडक्ट या बिजनेस को परफॉर्म नहीं करते हैं, तो एक्चुअली इनके अंदर इनको कुछ पावर्स दी गई हैं जो, और उसी के तहत हम ये रिट को इनके अगेंस्ट इशू नहीं करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी इशू नहीं की जा सकती। कब? जब वो कोई ऐसा लेजिस्लेशन पारित करने वाला हो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिपग्नेंट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट किसी बिल से ब्रीच होने वाला है तो हम पहले क्यों ये रिट को फाइल नहीं कर सकते? तो इसका रीजन है, जैसे आप देखिए ये काम आप बाद में कर सकते हैं। बाद में मतलब जब एक बिल एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिए गए हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे कि जब हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, तो अब उसके बिल से एक्ट बनने के बाद बहुत सारी रिट्स फाइल की गई। अब जो रिट्स फाइल की गई वो इसलिए की गई कि क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि उनका फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। दैट वाज द रीजन फॉर फाइलिंग दिस पिटीशन। पर उससे पहले यानी कि जब वो CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, तब ये रिट्स फाइल नहीं की जा सकती थी। तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें रिट फाइल नहीं की जा सकती। एक और है कि जब ऑफिशियल, कौन से ऑफिशियल, कि जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं, है ना, तो इलेक्शन कमीशन को कोई मेंबर समझ लीजिए या इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल समझ लीजिए। तो ऐसे ऑफिशियल जो कि इलेक्शन की स्टेजेस मतलब अलग अलग स्टेजेस को कंडक्ट करवा रहे हैं, ऐसे ऑफिशियल के अगेंस्ट भी रिट ऑफ मैंडेमस फाइल नहीं की जाती है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैंडेमस किन के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंडेमस क्या तब इशू की जा सकती है जब आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी होती है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन किया गया था कि क्या अगर पुलिस वाले आपकी FIR इशू नहीं कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर रिट ऑफ मैंडेमस फाइल कर सकते हैं? तो इसी का आंसर हमें इसी क्वेश्चन के आंसर से मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट परफॉर्म वॉयलेट होते हैं क्योंकि कोई ऑफिशियल पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा, और साथ ही साथ आपके पास कोई ऑल्टरनेट रेमेडी भी है उस मतलब उनको परफॉर्म करवाने के लिए, ड्यूटी को परफॉर्म करवाने के लिए आपके पास कोई ऑल्टरनेट रेमेडी है रिट्स के अलावा, तो उस केस में अगर हम बात करें कि मैंडेमस इशू हो सकती है नहीं या नहीं, तो कोर्ट ने कहा कि उस केस में मैंडेमस इशू हो सकती है। रीजन बीइंग कि वो फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल राइट को इंश्योर करे। पर अगर हम दूसरे केसेस की बात करते हैं, मतलब एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई और केस है जिसके पास जिस केस में रिट्स के साथ साथ आपके पास उस राइट को एनफोर्स करवाने की कोई अदर रेमेडी भी है, तो क्या तब आप मैंडेमस इशू करवा सकते हैं? तो तब आंसर मिला कि नहीं।
तब आपको पहले दूसरी रेमेडीज को एग्जॉस्ट करना होगा, उसके बाद ही आप रिट्स फाइल कर सकते हैं। तो अगर हम इस केस की बात करते हैं, एफआईआर वाले केस की, जिसमें पब्लिक ऑफिशियल आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है ड्यूटी होने के बावजूद भी, तो आपको पहले सीआरपीसी के सेक्शन 190 और सेक्शन 200 के में जो रेमेडीज दी गई हैं उसको एग्जॉस्ट करना होगा रिट्स फाइल करने से पहले। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपके पास अल्टरनेट रेमेडीज हैं यहाँ पे। तो ये एफआईआर एक अदर केस में आता है, इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट टू गेट रजिस्टर्ड योर एफआईआर। ओके, अब बात है कि ये बात किस में हेड हुई थी। तो ये हेड हुआ था ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये केस 2014 का केस है, एक काइंड ऑफ अ लेटेस्ट केस है। तो आपको ये केस भी याद रखना है जब हम इन रिट्स को डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको रिट ऑफ मैंडेमस पूरी क्लियर हो गई होगी। शुरू से लेकर एंड तक इसके मीनिंग को हमने देखा। हमने ये भी देखा कि किन कंडीशंस में मैंडेमस को इशू करा जाता है, किन के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं हो सकती है, और अगर ऑल्टरनेट रेमेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या रिट ऑफ मैंडेमस इशू करवाई जा सकती है या नहीं। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस video and this topic. If you have any doubt regarding this particular lecture, then you can ask me in the comment box. You can ask a question in the comment box. Also you can just write your question in our Telegram group. I will also answer it there. So for joining our Telegram group, the link is given in the description box. You can go there and just join the group. इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, एंड आगे की जो रिट्स हैं वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगी।